प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर जो 20 नवंबर को 2021 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो आज उसके कुछ प्रश्नोत्तरी हमने लिए हैं विथ व्याख्यान व्याख्यान सहित। मैं आपको समझाना चाहूंगी, बताने का प्रयास करूंगी। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न आता है कि अध्यापन के किस स्तर पर मुख्य जोर विचार सूचना को गृहीत करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी मॉक टेस्ट के रूप में लगाएंगे। मैंने टॉप 10 प्रश्न ही लिए हैं और ध्यान से करिएगा। समय लग सकता है क्योंकि मैं व्याख्यान सहित आपको समझाना चाहूंगी। आप देखिएगा, सभी को 10 में से 8 या 7 प्रश्न सही करने हैं। अब आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपने आंसर लगाया है। कॉपी पेन आप साथ में रखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगाएं और ये देखें कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्या होगा। स्मृति स्तर, बोध स्तर, मनन स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। ठीक है, मनन स्तर को चिंतन स्तर भी कहा गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्मृति स्तर क्या होता है। ठीक है, पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगी, इसके बाद मैं उत्तर का चयन करूंगी, क्योंकि आपने उत्तर तो अपना चूज कर लिया। जो स्मृति स्तर होता है, तो अध्यापन का यह पहला और विचारहीन स्तर है। ठीक है, यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। ठीक है, और इसको स्मृति स्तर को ही क्या, तो यह निम्नतर अध्यापन का निम्नतर स्तर है। ठीक है, इस स्तर पर सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती है। छात्र केवल उन तथ्यों या सूचनाओं, सूत्रों, नियमों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। तो ये हो गया क्या, स्मृति स्तर हो गया। ठीक है, अब जब बात करूं बोध स्तर की, तो बोध स्तर पर अध्यापन स्मृति स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला होता है और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी और विचारणीय भी होता है। अब इसमें क्या है कि अध्यापन के इस विचार पर शिक्षक छात्रों को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध समझाता है। ठीक है, स्मृति बोध स्तर पर क्या है, जो शिक्षक होता है वो क्या समझाता है छात्रों को, इसके इसमें छात्रों को क्या है कि वो समझाता है सिद्धांतों और तथ्यों को से समझौता करना, उस उसकी बारीकियों को समझाता है और विचारों और सूचनाओं को गृहीत करने और व्यवस्थित प्रस्तुति पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाता है किसी में, इसी बोध स्तर पर। मनन स्तर क्या होता है, तो जो मनन स्तर है, तो अध्यापन के आत्मनिरीक्षण को चिंतनशील स्तर के रूप में इसको जाना जाता है। इसको मनन स्तर को, इसको चिंतन अक्सर स्तर भी कहते हैं। और यह शिक्षण की सबसे उच्च विधि है और सबसे उन्नत विधि मानी गई है। और मनन देखो तब तक समाप्त नहीं होता। ठीक है, जो ये स्तर है ना, इस पर मनन या चिंतन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक छात्र इस विचार को समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ये स्वायत्त विकास स्तर है, तो ये क्या है, यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है और स्वायत्त अधिगम को ही स्वनिर्देशित अधिगम भी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना आंसर चयन कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बोध स्तर है, क्योंकि बोध स्तर पर मैं अभी कह रही थी कि विचारों और सूचनाओं को गृहीत करने और व्यवस्थित प्रस्तुति पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया, स्पष्ट लिखा है बोध स्तर हमारा करेक्ट स्तर अंतर है। आप कहेंगे मैम मनन स्तर क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि उसमें आत्मनिरीक्षण, ठीक है, चिंतनशील की बात कही नहीं गई है ना। शिक्षा यह मतलब शिक्षा ये भी नहीं कहा गया है कि इसमें जो सिद्धांत हैं, जो हमारे कुछ सूचनाएं दी जाती हैं, तो उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाना, उसको पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर देना मनन स्तर का कार्य होता है। ठीक है, बोध स्तर पर होता है कि उसको हम समझौता करके समझ लें, तथ्यों को समझ लें, ध्यान से उसको स्पष्ट करके व्यवस्थित करके रख लें। ठीक है, और ये होता है जो मनन स्तर, इसमें निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। ठीक है, हमें यहाँ, अब देखो यहाँ तो आपने इसको इतना पढ़ा, अब ये प्रश्न कह रहा है कि हमें चुनना किसका है, किसको है, उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं। इनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आपके समझ में पता नहीं आया होगा, नहीं आया होगा कि चुनना किसको है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न में ही उत्तर भी दिया गया है। ठीक है, प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है। पहले आप तो ये देखो कि ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमता,
अध्यापन कौन करवाता है आपको? अध्यापन शिक्षक करवाता है, ठीक है। हम तो छात्र अध्ययन करता है, छात्र क्या करता है? छात्र जो है वो अध्ययन करता है, और अध्यापक क्या करते हैं? शिक्षक क्या करते हैं? अध्यापन। तो हमें यहाँ अध्यापक की क्षमताओं को की सूची का चयन करना है। वो भी कैसे करना है? कि जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ शिक्षक की वो व्यवहार क्षमताएं, दक्षताएं हमें यहाँ पर चयन करना है। अब बात समझ में आ गई आपकी? अब यहाँ देखो ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन को मैंने यहाँ पर ऐसे मतलब कूट में दिया, ये था प्रश्न ही कूट में था। इतने बेहतरीन प्रश्न आए हैं। यदि आप 2021 के मेरे सॉल्व किए हुए प्रश्न आप करते हैं 35 शिफ्ट के, 35 शिफ्ट के करेंगे, तो अगली परीक्षा में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप 30 प्रश्न आप सही करके आएंगे, 30 प्रश्न आप सही करके आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आत्म क्षमता, आत्मा हो गया, आत्म क्षमता यानी सामर्थ्य, नियोजन, नियंत्रण की संस्थिति, संप्रेषण, नमनीयता। तो यहाँ पर देखो चयन है। उम्मीद करती हूँ कि आपने यहाँ पर चयन चूज कर लिया होगा अपना सही विकल्प। ये देखो प्रश्न रहा यहाँ पर, और ये आ गया सही विकल्प यहाँ पर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो देखो आत्म क्षमता क्या है, वो शिक्षक की आत्मिक जो बातें हैं, आत्म क्षमता स्वयं के सामर्थ्य की बात कही गई है। नियोजन को यदि नी को काट दे तो योजना बनाना हो जाता है, ठीक है। योजना बनाना हो जाता है, नी को काट दे तो नियोजन यानी योजना बनाना। नियंत्रण की संस्थिति, संप्रेषण आप जानते ही हैं, शिक्षक द्वारा जो कुछ बातें कही जाती हैं वो संप्रेषण की श्रेणी में आता है। नमनीयता जो है कि जो नमनीयता होता है तो ये है कि एक साथ शिक्षक जो है कई जिम्मेदारियों को संतुलित कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, उम्मीद करती हूँ आपने चूज कर लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है नियोजन और संप्रेषण। बी सी हमारा करेक्ट आंसर है, 2 नंबर करेक्ट आंसर है। अब नियोजन कैसे करेक्ट हुआ? आप कहेंगे आपके मन में कुछ संशय चलता होगा, तो मैं डिफाइन कर दूं कि नियोजन जो है यह सुनिश्चित करता है, या योजना यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों का समय सार्थक हो। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ ना भाई, पहले टाइम टेबल बना लो, पहले योजना बनाओ, पहले प्लानिंग करो पढ़ने की, मैं आपको अक्सर बोलती रहती हूँ। तो यही यहाँ पर भी शिक्षक को इस तरह करना है। एक शिक्षक क्लास में जाने से पूर्व योजना बना ली। योजना और संप्रेषण दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। एलिमिनेशन करने के लिए ये तीनों ऑप्शन थे, यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसको आप सही कर लें, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल बी नंबर करेक्ट है। तो जो वो छात्र है, जो शिक्षक है, वो छात्रों का जो समय है वो सार्थक हो, ऐसा योजना बनाए। नियोजन सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों से जोड़ता है, और दैनिक पाठों को सभी दीर्घकालिक इकाइयों से जोड़ता है, ठीक है। मैं आपको दैनिक यानी जो डेली की दिनचर्या है ना आपके पाठ्यक्रम की, वो आपकी तनी सुगठित हो जाएगी, तो दीर्घ काल तक आप वैसा ही पढ़ते चले जाएंगे, जैसा मैं आपने आपको अपनी वीडियो में अक्सर बताती रहती हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो हमारे फर्स्ट पेपर के मित्र हैं वो सभी देखेंगे उस वीडियो को, ठीक है। एक बार फिर देख लेना, काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं उसमें। अब यहाँ पर हमने कहा संप्रेषण भी आता है। संप्रेषण कैसे आता है? तो किसी बात को, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो, अपने विचारों को स्पष्ट प्रभावी ढंग से, ठीक है, व्यक्त करने में एक शिक्षक को सक्षम होना चाहिए, एक शिक्षक को सक्षम होना चाहिए। बात समझे? नहीं समझे? संप्रेषण का मतलब हुआ कि संप्रेषणीयता इसलिए योग्य होना चाहिए शिक्षक के अंदर, संप्रेषणीयता की योग्यता इसलिए होनी चाहिए कि शिक्षक किसी बात को, चाहे वह लिखित रूप में कहता हो या मौखिक रूप में कहता हो, अपने विचारों को स्पष्ट इतने प्रभावी ढंग से करे, या इतने प्रभावी ढंग से व्यक्त करे कि वो सबके समझ आने योग्य हो, है ना। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अच्छा, तो मैं काफी समझाने में हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा कुछ आपको बताती चल जाऊँ कि आपकी जो परीक्षा है ना वो बिल्कुल सही सही आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर जो है प्रश्न आता है कि परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्ट या अपुष्ट के रूप में होती है, शोध के किन विधियों को स्पष्ट करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने फ्रेंड्स यहाँ पर अपना चयन कर ही लिया होगा सभी मित्रों ने। अब आपको बताना है कि कौन सी विधि है यहाँ पर हमारी करेक्ट आएगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, विवरणात्मक विधि में विधियों के जो वर्तमान बातें हैं, वर्तमान बातों का विवरण होता है। कार्योत्तर जो पद्धति है, तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें पहले से मौजूद गुणों वाले समूहों की तुलना किसी आश्रित चर से की जाती है, ठीक है। कार्योत्तर पद्धति को घटनोत्तर पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। आगे ऐतिहासिक विधि, आप जानते हैं कि ऐतिहासिक विधि में क्या होता है। तो ऐतिहासिक विधि जो है
इसमें पहले यानी पिछली जो घटनाएं हो चुकी हैं उसका अध्ययन करना होता है, या अतीत के घटनाओं को व्यक्तियों या घटनाओं के माध्यम से वर्णन होता है। लेकिन याद रखना ये भी दो प्रकार से शोध इसमें दो प्रकार से होता है। एक तो प्राथमिक स्रोत के माध्यम से, दूसरा द्वितीयक स्रोत के माध्यम से। तो जो प्राथमिक स्रोत है इसमें कि जो चीजें आपको प्रत्यक्ष जानकारी मिल जाए, प्रत्यक्ष जो आपके सामने हो वो प्राथमिक स्रोत है। और द्वितीयक स्रोत आता है ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत कि जिसका आपको ज्ञान किसी दूसरे के द्वारा हो। प्रयोगात्मक विधि भी आप समझते हैं कि यह चर के दो समूहों का उपयोग करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया शोध होता है, प्रयोगात्मक विधि। तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर बता दूं कौन सा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा कार्योत्तर विधि और प्रयोगात्मक विधि यानी BC हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ये हमारा 2 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न तो सभी है क्योंकि ये 26 दिसंबर और 20 दिसंबर को आए हुए प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। किस प्रकार के शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? नृजातीय शोध, ऐतिहासिक शोध, व्यावहारिक शोध, प्रयोगात्मक शोध। तो देखो यहाँ पर मैंने सभी शोधों की बात कर ली, ये इनकी तो बात कर ली। अब ये हमारा जो करेक्ट आंसर भी है वो नृजातीय शोध है। लेकिन नृजातीय शोध कहते किसे हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद रखना कि नृजातीय शोध एक शोध दृष्टिकोण होता है। ठीक, कैसे क्या है, एक दृष्टिकोण है ये। अब कैसा है कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रणालियों को सीखने में प्रतिभागियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां जो परस्पर क्रिया करती हैं। ठीक है, वो सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रणाली है उनको सीखने सिखाने में जो उपयोग लाने वाली जो विधियां हैं और जो परस्पर एक दूसरे से क्रिया करती है, एक दूसरे से संबंध रखती हैं, तो ये नृजातीय शोध कहलाती हैं। और जहां आप समझ जाना, जहां पर बात है सामाजिक सांस्कृतिक की, वो समझ जाना वो नृजातीय शोध की श्रेणी में आएगा। और यह वही विधि है जिसका उपयोग नृवंश विज्ञानी द्वारा एक नई सांस्कृतिक प्रणाली को सीखने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर नृजातीय या नृवंश विज्ञान एक ही है। तो हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी इन तीनों को तो मैंने पहले समझा दिया आपको। ठीक है, संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित कीजिए। ठीक है सर, संप्रेषण है उसकी जो मनोवैज्ञानिक बात भी हो रही, मनोवैज्ञानिक बाधा की। ठीक है, अब आप ना भौतिक बाधा को मत ले लेना ही कि परीक्षा में आया और आपने लगा दिया कुछ दूसरा। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स की बात संप्रेषण की हो रही है, संप्रेषण के बाधा की हो रही है, लेकिन तीसरी बात हो रही कि मनोवैज्ञानिक बाधा की हो रही है ना। अब आपको इसमें चयन करना है और सभी को बताना है कि आपने आज कितने आंसर सही किए। अब देख लो भाई इसमें कौन सा होगा, A B C होगा या ABCD होगा या CDE होगा या ACD होगा। सभी लोग देख लो ध्यान से और अपना आंसर आप चयन कर लो। अब मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, कट करवा देती हूँ कौन कौन सा कि जो मनोवैज्ञानिक बाधा है वो कौन कौन सी है। तो इसमें पूर्वाग्रह, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधा है। अरुचि मनोवैज्ञानिक बाधा है। ध्यान का ना होना मनोवैज्ञानिक बाधा है। शोरगुल भौतिक बाधा है ना, जो गाड़ियों का शोर है दिख रहा है भौतिक बाधा है। ठीक है, अदृश्यता भी भौतिक बाधा है। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधा कौन कौन सी है? पूर्वाग्रह। अब कहेंगे यार मैम पूर्वाग्रह क्या होता है ना। आप कहेंगे मैम पूर्वाग्रह क्या होता है, तो पूर्वाग्रह वह है, मतलब पूर्वाग्रह एक प्रभावी सुनने में या में एक बाधा होती है। जैसे कि मान लो कि जब किसी व्यक्ति को उसकी पहचान या विचारों के आधार पर आंका जाता है तो वह आमतौर पर सुनना या सक्रिय कम होता है या सुनना बंद कर देता है। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी व्यक्ति की आपके पूर्व ज्ञान को उसके सामने रखते चले जाओ ना, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। और अरुचि आप समझते ही हैं कि जिस काम में आपका रुचि ना हो, है ना, जब किसी व्यक्ति का मन विचलित होता है या अन्य चीजों में या वस्तुओं में होता है और उचित जो बात होती है उस पर उसका ध्यान जाता ही नहीं है, उसमें वो उसको सुनने में वो असमर्थ होता है ना, तो वो अरुचि होगी, जिसमें उसकी रुचि ना हो, अरुचि। और ध्यान का ना होना भी आप सभी जानते हैं कि ध्यान का ना होना का मतलब हुआ कि उदासीनता और रुचि की कमी जहाँ संचार में आ जाए, या उदासीनता और रुचि की कमी संचार में जहाँ अवरोध पैदा करती है और जिसके परिणाम स्वरूप संचार की गुणवत्ता में कमी आती है, तो वहां होता है ध्यान का न होना। ठीक है, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक बाधा है। अब देख लो भाई CDE कहाँ पर है, तो CDE हमारा 3 नंबर पे है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ सबने इसका आंसर चयन कर लिया होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 15 नवंबर करेक्ट है। और आपको अवगत करा दूं मैं, तो इसका जो भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने और सम्मानित करने के लिए ही हर साल 16 नवंबर को
ओ सॉरी माफ करना बंधु, ये 16 नवंबर होगा बंधु, 16 नवंबर हो गया तो 15 हो गया जी। 16 नवंबर को ही प्रेस दिवस मनाया जाता है। और इसके जो अभी चेयरमैन हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद हैं, वर्तमान परिषद अध्यक्ष है इसके, किसके, भारतीय प्रेस परिषद के। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है कि देखो, हाँ, सबसे ज्यादा प्रश्न मैं देखी हूँ, अभी मैं देख रही हूँ जो प्रश्न बन रहे हैं, तो इकाई 7 जो है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, इकाई 5, इकाई 6 लॉजिकल रीजनिंग है, वहां से प्रश्न बने। इकाई 7 में तो डीआई हमारा है, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग से मैंने देखा कि 8 प्रश्न बने हुए हैं, और 8 प्रश्न इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि आपको क्या बताऊं, बहुत ही कमाल के प्रश्न हैं। तो प्रश्न आता है कि मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्न में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु को किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित करता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन गया। अब एक चीज आपको याद रखना फ्रेंड्स, याद आपको ये रखना है कि यहाँ देखो, सभी ने उत्तर अपना चयन कर लेना है। सबको पता है कि अनुमान क्या है, उपमान क्या है, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति। आपने उत्तर चयन कर लिया। आप कहेंगे मैम जी, इसका जो हमारा करेक्ट उत्तर है वो हमारा उपमान है, क्योंकि यहाँ बात हो रही जो अज्ञात वस्तु है उसको किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता बता दिया जाए तो उपमान यानी उसी के समान है, उसके समान है, तो उपमान हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि जब दर्शन दर्शन ज्ञान के लिए एक आकर्षण विकसित करता है, ठीक है, दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है। तो दर्शन जो है किसके लिए, ये दर्शन जो है वो ज्ञान के लिए एक अलग दृष्टिकोण विकसित करता है, या अलग आकर्षण विकसित करता है जो ज्ञान से अलग है। दार्शनिक ज्ञान को कई तरह से मुख्य रूप से, मतलब कई तरह से, जैसे कि मुख्य रूप से आप मान लें तो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से प्रकट करता है, या तो सैद्धांतिक रूप से प्रकट करेगा दार्शनिक, या फिर व्यावहारिक रूप से। ठीक है, अब याद रखना कि ज्ञान कैसा हो सकता है, तो ज्ञान या तो वैध होगा या अमान्य होगा। जो ज्ञान है वो कैसा होगा, या तो वैध होगा या अमान्य होगा। और वैध ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, ये भी याद रखना, जो वैध ज्ञान है वो प्रमाण है, और अवैध ज्ञान को अप्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे थोड़ा मैं और अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी। अब अगला एक प्रश्न आएगा जहां पर आपके कुछ बातें मैं बड़े ध्यान से स्पष्ट करने वाली हूँ। ठीक है, अगला, हाँ, ये प्रश्न आ गया। ये देखो, प्रश्न आता है कि मूल भारतीय दर्शन शास्त्र का कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है। ठीक है, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, मीमांसा, चारवाक। अब यहाँ पर विकल्प है, अब थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। आप पेन कॉपी साथ में रखें और लिखना स्टार्ट करें, लिखना आप स्टार्ट करें। जो वैदिक दर्शन है उसके 6 मुख्य स्कूल माने गए हैं। कितने स्कूल माने गए हैं वैदिक दर्शन के? 6 मुख्य स्कूल माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, दर्शन और वेदांत। ठीक है, ध्यान रखना, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये 6 हो गए। आप लिखना चाहें लिख लें। आपको यूट्यूब पर इस तरह मेरे ख्याल से नहीं बताएगा कोई लॉजिकल रीजनिंग को। हाँ, बताते हैं, पैड कोर्स से बताते हैं, फ्री की क्लासेस में मुश्किल से लोग बताते हैं। तो ये बात को आप लिखते जाएं। ठीक है, फिर आपको देखना है कि जो 5 प्रमुख विधर्मी जो स्कूल हैं, विधर्मी यानी जो श्रामणिक स्कूल हैं, तो उसमें श्रामणिक यानी भ्रमण करके जो सीखते थे, तो वो जैन थे, बौद्ध दर्शन थे, आजीविका थे, अजना थे, चारवाक दर्शन वाले। कैसे कैसे करते थे? ये विधर्मी या श्रमणिक स्कूल या भ्रमण करके सीखने वाले थे। और जो वैदिक दर्शन के वो 6 मुख्य स्कूल थे, कौन कौन थे? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। ठीक है, तो ये थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी यहीं पर, ये जो न्याय है ना फ्रेंड्स, न्याय दर्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये जानो कि जो प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान के 4 महत्वपूर्ण साधन हैं। 4 महत्वपूर्ण साधन हैं, और ये कहीं कहीं पर 6 महत्वपूर्ण साधन माने गए हैं। कुछ लोगों ने 6 माना है, कुछ ने 4 माना है। तो ये जो प्रमाण है, तो प्रमाण के अंतर्गत आता है धारणा। धारणा को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। ठीक है, फिर दूसरा आता है अनुमान। अनुमान को क्या कहा गया है? अनुमान यानी जो किसी अन्य ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है ना। अनुमान लगाना, कोई चीज वहां पर घटना घट रही है और हम अनुमान लगा रहे हैं कि तालाब के उस पार धुआं है, यानी आग लगी होगी। तो पहले घटना घटी है तब हम अनुमान लगा रहे हैं। तो यानी जो किसी अन्य ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है, एक बाद वो अन्य ज्ञान, ठीक है, वहां कुछ हो चुका है, अब हम दूसरी बार कह रहे हैं कि वहां लगता है आग लगी है, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान के 4 भेद हैं। प्रतिज्ञान, ठीक है, प्रतिज्ञान, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 5 है। ठीक है, प्रतिज्ञान, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। याद रखना, लिखते जाओ, लिख लो, दोबारा नहीं समझाऊंगी मैं, आप लिखते जाएं, ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, आप, मैंने कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, प्रमाण, प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है उसके 4 महत्वपूर्ण भेद हैं। कुछ विद्वान 5 या 6 भी मानते हैं। तो पहला है धारणा। धारणा को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं।
अनुमान है, फिर दूसरा अनुमान है, तीसरा है मौखिक साक्ष्य को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। ठीक है। और चौथा है उपमान, जिसमें मतलब उपमान जिससे तुलना शामिल होती है। ठीक है। पांचवा है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यानी वह ज्ञान जो अनुमान या धारणा के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है। और अनुपलब्धि। ठीक है। अर्थापत्ति अच्छा अनुपलब्धि होता है जो कि मतलब अनुमान और अनुमान के माध्यम से कोई धारणा प्राप्त होती है तो अनुपलब्धि होती है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहीं पर फ्रेंड्स, यहीं पर मैं बता दूं कि जो मीमांसा दर्शन वाले हैं वो सभी विधियों में को स्वीकार करते हैं। ठीक है। मीमांसा दर्शन वाले सभी विधियों को स्वीकार करते हैं। तो यानी जो 6 विधियां हैं वही माने हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ठीक है। लेकिन जो योग दर्शन वाले हैं वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द प्रमाण को, 3 को ही मानते हैं। याद रखना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। और जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को और अनुमान प्रमाण को मानते हैं। और जो चार्वाक दर्शन है, ठीक है, वो किसको मानते हैं, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो ये बात हो गई। अब भाई बंधुओं, अब समझ में कुछ आया तो आया हो तो उत्तर अपना चयन कर लें। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट उत्तर है बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट उत्तर है, तो करेक्ट उत्तर कहाँ पर जाता है हमारा, कि हमारा यहाँ पर BCE हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो भारतीय दर्शन का कौन सा वो संप्रदाय है जो हमारा शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण से जोड़ता है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है हमारा जाता है BCE। ठीक है। बी वैशेषिक बौद्ध मीमांसा। ठीक है। BC और ई हमारा BCE हमारा, हाँ, ई चारवाक। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर है BCE हमारा यहाँ पर बंधुओं करेक्ट आंसर है। ठीक है। 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि शिक्षण की विधियों और प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक में असंगत का चयन करिए। ठीक है। वहां पर सही जोड़ी मिलान करने के लिए था तो मेरे से दिक्कत हो रहा था, मैं वो ऑप्शन लगा नहीं पा रही थी कैसे उनको टाइप कर, तो मैंने उन्हीं को असंगत में रख दिया। ठीक है। ये भी प्रश्न बना है। तो आमने सामने के अंतःक्रियात्मक विधि अभिक्रमित अनुदेशन पैकेज विधि होती है, या मुक्त और दूरदर्शन दूरवर्ती अधिगम विधि, स्वयं और मोक्ष का प्रयोग होता है इसमें। शिक्षण की वैयक्तिक विधि क्या होती है, तो परिचर्चा के साथ विमर्शक प्रश्न है, या शिक्षण की ऑनलाइन विधि मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री है, या फिर सभी कथन संगत हैं। अब ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको बताना है कि कौन सी विधियां प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक में असंगत है। तो ये जो है ये प्रभावशीलता बढ़ाने की विधियां हैं, ये वाली है ना, जो इसके बगल में डैश करके लिखी गई हैं, ये वाले, ये और ये परिचर्चा के साथ विमर्शक, ये जो प्रभावशीलता बढ़ाने की विधियां हैं, और बाकी यहाँ पर शिक्षण की विधियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी को मुझे देना है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना या आपने कि 10 में से कितने सही किए हैं। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।